यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का एल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, COPD, जिसे कि कहा जाता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि लंग की एक बीमारी है जो कि काफी गंभीर समस्या है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में 17 नवंबर को वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है। अगर मैं कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करूं तो ये इतनी ज्यादा गंभीर समस्या है कि हार्ट अटैक और कैंसर के बाद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मौत COPD से होती है। अगर इंडिया के डाटा की बात करें तो 2017 का डाटा है कि हमारे कंट्री में करीब 5.5 करोड़ पेशेंट्स हैं जो COPD से पीड़ित हैं, और इनमें से 2017 में ही 10 लाख से अधिक मरीजों की डेथ हुई थी COPD के कारण। मेन कॉजेज जो COPD के होते हैं दैट इज pollution could be any form, industrial pollution, traffic pollution, air pollution, any kind of pollution। और ये एक irreversible disease है कि इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, खाली सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। उसी कारण इसके ऊपर जो एम्फेसिस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ये डैमेज होता है लंग्स को, ये परमानेंट होता है और एक ऐसी स्टेज आ जाती है एंड में जहाँ की पेशेंट को कुछ भी नहीं किया जाता, खाली एक सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। उसका खाली इलाज लंग ट्रांसप्लांट है, जो कि काफी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। करीब 25-30 लाख रुपए का होता है लंग ट्रांसप्लांट इंडिया में, और उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है बहुत चुनिंदा सेंटर्स में। कुछ और फैक्ट्स हैं इसी के बारे में अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। COPD का अभी हाल ही में एक सर्वे भी हुआ था जिसमें जनरल पॉपुलेशन से चेक किया गया कि आपने इस बीमारी के बारे में सुना है, तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ जनरल पॉपुलेशन ने इसके बारे में सुना ही नहीं था और वो इसके बारे में जागरूक नहीं है। और COPD की अगर हम बात करें कि ऑलरेडी हम कोविड के दौर से गुजरे हैं कि जहां हमने देखा है इतनी ज्यादा शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स रही है। पूरे इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर सिर्फ 2500 क्वालिफाइड पल्मोलॉजिस्ट यानी कि लंग स्पेशलिस्ट हैं। अगर हम यही अनुमान लगाएं तो करीब 5.25 करोड़ पॉपुलेशन पे एक क्वालिफाइड पल्मोलॉजिस्ट है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये समस्या बहुत गंभीर है। हमारे साथ डॉक्टर्स की एक टीम है। Before we start, I'll just introduce you to our team of doctors. To my right is Dr. Vishal Sharma. Dr. Vishal Sharma is working as consultant pulmonologist with us. He has a very vast experience of more than 10 years in the field of pulmonology. And next to Dr. Vishal Sharma is Dr. Sunny Virdi. He again is working as consultant pulmonologist at Alchemist Bojos Hospital. डॉक्टर साहब ने भी अपनी DM PGI रोहतक से की है और इनका भी करीब 10 वर्ष से अधिक का अनुभव है पल्मोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये समस्या क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या अगली साइन सिम्टम्स है, अस्थमा से कैसे अलग है, किन किन कारणों से होती है, कैसे बचाव किया जा सकता है और क्या अवेयरनेस के क्या क्या हम मिलकर कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा टू रन दैट प्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट सबका बड़ा आभारी हूं कि इस टाइम पे आप हमारे साथ हैं। और ये जो दिन है 17 नवंबर, हम इसको क्यों याद करते हैं और हमारे लिए बतौर चेस्ट डॉक्टर ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 17 नवंबर वर्ल्ड COPD डे है। COPD फेफड़े के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी बीमारी, सिर्फ हम बात करें तो ये बीमारी तीसरे नंबर के ऊपर आती है बाकी सब बीमारियों को अगर हम देखें। इंडिया में अगर हम डायबिटीज के, ट्यूबरकुलोसिस के, एस्थमा के सारे मरीजों को मिला दें, उससे ज्यादा मरीज COPD के होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है उसके बावजूद भी हमें ये नहीं पता कि COPD है क्या। जो भी सर्वेज होते हैं उसमें ये देखा गया है कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर 1% से भी कम लोगों को ये पता है कि COPD क्या होता है और किन कारणों की वजह से COPD बनती है। तो आज हम सब यहाँ पे इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम आम जनता को जागरूक कर पाए इस COPD डे पे कि COPD है क्या और किस तरह से हम इसके साथ आगे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक से। हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स हैं जो कि हार्ट के आसपास पड़े रहते हैं, चेस्ट वॉल कैविटी के अंदर। अगर हम देखें तो दीज आर द 2 लंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द हार्ट। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने पहले भी बात किए हैं जो COPD के बारे में बिल्कुल क्रिस्प फैक्ट्स हैं। COPD is the second largest killer after heart and cancer. COPD causes more death than AIDS, tuberculosis, malaria and diabetes all put together. COPD prevalence in India is about 5.5% to 7.5%.
इट मीन्स 10 में से अगर हम माने रफली एक आदमी सीओपीडी से इंडिया के अंदर ग्रस्त है, अगर हम अप्रोक्सीमेटली 10% की प्रेवलेंस लेके चलें। सबसे कॉमन कारण जो सीओपीडी के हैं वो है टोबैको स्मोकिंग और चूल्हा स्मोकिंग, यूजेज ऑफ बायोमास फ्यूल, उस पर मैं बात करूंगा। और तकरीबन 99% लोगों ने कभी भी सीओपीडी के बारे में आज तक सुना नहीं है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि सीओपीडी किस एरिया की प्रॉब्लम है और किस तरह से आगे डेवलप होती है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो दो तरह से हम अपनी लंग्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे विंड पाइप्स लंग्स के अंदर, इनको हम अपनी मेडिकल टर्म्स में ब्रोंकाई बोलते हैं। जो हमारी श्वास नली है वो नाक और मुंह से शुरू होकर फेफड़े के अंदर जाती है। तो जो सांस है उसका जो परिवहन है वो नाक और मुंह से फेफड़े के अंदर होता है। तो ये जो ब्लू कलर के अंदर दिखाया है ये विंड पाइप्स है, ब्रोंकाई है। जो हमारा सांस है वो नाक और मुंह से शुरू होके बिल्कुल इसके एंड तक जाता है। इनका जो मेन रोल है विंड पाइप्स का वो ये है कि जो हवा का प्रवाहन है वो नाक से लंग्स में जिस एरिया में हमें चाहिए वहां तक ये उसको पहुंचाते हैं। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है एल्वेओलर सैक्स। जो एल्वेओलर सैक्स हैं वो मेन वर्किंग मॉड्यूल है जहां से हमारी बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज होता है। तो अगर हम देखें जो एल्वेलाई है बेसिकली दे आर बैग्स, स्मॉल बैग्स जो कलेक्टिवली इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर ब्रोंकाई के साथ अटैच होते हैं। जब हवा इस जगह से आगे पहुंचती है तो यहाँ से हवा का परिवहन और गैस एक्सचेंज होता है ब्लड के अंदर। तो जो ब्लड में गंदी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स के अंदर आ जाती है और जो अच्छी गैस है ऑक्सीजन वो यहाँ से ब्लड के अंदर चली जाती है। तो बेसिकली हम यहाँ से ताज़ी हवा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले लेते हैं और जो बुरी या दूषित हवा है कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर बनती है वो हम यहाँ से लंग्स के थ्रू बाहर फेंकते हैं। तो जो सीओपीडी है वो बेसिकली दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा एम्फीसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है जो सांस के रास्ते हैं उसके अंदर जो डैमेज होता है सीओपीडी में उसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और जो आगे गैस एक्सचेंज वाले एरियाज हैं जो वहां पे डैमेज होता है उसको हम एम्फीसीमा बोलते हैं। तो सीओपीडी के अंदर सांस के रास्तों में भी प्रॉब्लम आती है जो कंडक्शन पाथवेज हैं हमारे, और उसके साथ साथ जहां पे गैस एक्सचेंज होता है उस एरिया के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। पर कौन कौन से पेशेंट्स हैं या कौन कौन सी पॉपुलेशन है जो सीओपीडी की रिस्क पे हो सकती है। तो सबसे पहले सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर जो सीओपीडी का है वो है टोबैको स्मोक। वो लोग जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो लोग सीओपीडी के रिस्क के ऊपर हैं। सिर्फ वो लोग ही जो खुद स्मोकिंग कर रहे हैं वही रिस्क पे नहीं होते, जो उनके आसपास रहते हैं उन लोगों को भी बहुत रिस्क रहता है। पैसिव स्मोकिंग के साथ वो लोग भी जब धुएं को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो उनको भी सीओपीडी का रिस्क रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया के अंदर खास करके या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हम लोग वुड या कावडंग यूज करते हैं उसके लिए, चूल्हा के लिए। तो चूल्हा स्मोक अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा इंडिया में, खास करके रूरल पॉपुलेशन में सीओपीडी के लिए। और हमने ये देखा है कि रूरल पॉपुलेशन में खास करके फीमेल्स का इंस्टांस सीओपीडी होने का और भी ज्यादा है, क्योंकि उनको गैस की बजाय चूल्हा पे काम करना पड़ता है। और जो चूल्हे का धुआं है, चाहे लकड़ी या कोला या हम अगर गोसे जलाते हैं, तो वो जो धुआं है वो भी लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है, उससे भी सीओपीडी डेवलप हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें और पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे सीओपीडी डेवलप हो सकती है, तो कई सारे ऑक्यूपेशन के अंदर एक्सपोजर्स है। जिस तरह से अगर कुछ लोग जो हैं सीमेंट फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, क्रशिंग में काम कर रहे हैं, लैंड माइनिंग में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं जहाँ पे धूल मिट्टी धुआं बहुत ज्यादा है, तो इस तरह के पेशेंट्स को भी सीओपीडी हो सकता है। उसके बाद कुछ लोग हेरिडिटी से ही प्री डिस्पोज होते हैं, कईयों में कुछ जीन्स इस तरह के हैं कि उनमें डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद हम लोग कॉमनली दो चीजें देखते हैं, सीओपीडी और एस्थमा। इन दोनों में हमें फर्क करना बहुत जरूरी है।
एस्थमा एलर्जी के साथ रिलेटेड है, हम इसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जी भी बोलते हैं चेस्ट की। और सीओपीडी जो है ये धीरे धीरे पनपने वाली बीमारी है जो लंग्स में बनती है सालों साल पोल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या जो हम चूल्हा स्मोकिंग की बात कर रहे हैं उसकी वजह से। कॉमनली सीओपीडी जो है अपना 4th डेकेड या 40 साल के बाद पनपने वाली बीमारी है। एस्थमा जो है बचपन में भी हो सकता है और बुढ़ापे में भी हो सकता है। सीओपीडी का जो बेस है वो है हवा के अंदर जो प्रदूषण है जो क्रिएट हुआ है, उसको जब हम सालों साल अंदर लेते हैं उसकी वजह से लंग्स पे डैमेज होता है, उसको सीओपीडी बोला जाता है। जो एस्थमा है वो मेनली प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव हो जाएगी, फिर पेशेंट स्मोक करे ना करे वो प्रॉब्लम आगे बढ़ती ही रहेगी, ये चीज है। तो इसलिए हमें इसको अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सीओपीडी का जो आधार है, जिस तरह हमने बात कर ली है, इसी तरह से एस्थमा का जो आधार है वो है एलर्जी या एलर्जी से रिलेटेड जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसका एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल अगर किसी को फूलों से या पराग से एलर्जी है तो जो भी पेशेंट्स उनके एक्सपोजर में जाएंगे उनको जो चेस्ट की प्रॉब्लम बनेगी उसको हम एस्थमा बोलेंगे। एस्थमा की जो ट्रीटमेंट है वो भी इनहेलर से होती है, सीओपीडी की ट्रीटमेंट भी इनहेलर से होती है, बट इन दोनों में जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल अलग अलग हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है डायग्नोसिस। सीओपीडी की डायग्नोसिस हम किस तरह से कर सकते हैं? तो जो भी पेशेंट सीओपीडी से ग्रस्त हैं उनके केस में 3 मेन चीजें हैं जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमें बतानी जरूरी है। सबसे पहले कोई भी काम करते टाइम, चलते टाइम या सीढ़ियां चढ़ते टाइम सांस का फूलना। अगर किसी पेशेंट का सांस चढ़ रहा है और उसको रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, चूल्हा स्मोकर है, तो हम उस पेशेंट के अंदर सीओपीडी को सस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर किसी पेशेंट को साथ में खांसी है या उसके साथ साथ बलगम बन रहा है, तो खांसी, बलगम और सांस का चढ़ना, ये 3 मेन लक्षण हैं जिनको अगर हम जोड़ दें और पेशेंट हमारे पास आए तो हम बोल सकते हैं कि ये पेशेंट सीओपीडी के हो सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट के साथ उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इन पेशेंट्स में कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है सीओपीडी का। अगर हमें पता चलता है कि पेशेंट स्मोकर भी है और इसने कई साल स्मोकिंग करी है, साथ में ये 3 लक्षण हैं, तो हम उनको आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको सीओपीडी हो सकता है, हम आगे इसकी जांच करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो सबसे पहला टेस्ट है सीओपीडी में, दैट इज स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री एक हमारा उपकरण है जिसके जरिए हम फेफड़े की जांच करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल टेस्ट है और काफी इजीली अवेलेबल है हमारे खास करके ट्राई सिटी में या पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में। तो इसमें हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्होंने मशीन के अंदर अपने सांस को छोड़ना है। उस सांस को छोड़ने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो कि ट्रेन्ड स्टाफ या ट्रेन टेक्नीशियन उनको बताते हैं। जब वो पेशेंट कंप्यूटर के द्वारा अटैच्ड इस मशीन के अंदर सांस छोड़ता है, उसमें हमें 2 मेन चीजें पता चलती हैं। एक तो जो लंग्स हैं उनका स्टिफनेस कितना है, जो फेफड़े हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा, सांस के रस्तों में कोई रुकावट तो नहीं है। तो उन दोनों को मिला के जब हम देखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को सीओपीडी है या नहीं है। ये बड़ा बेसिक टेस्ट है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि फेफड़े सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और इसमें सीओपीडी को हम बहुत ही अर्ली फेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्यों है अर्ली डिटेक्शन की? शुरुआत में अगर हम इस बीमारी को पकड़ते हैं, शुरुआत में इलाज करते हैं, तो मरीज एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। अगर हमने शुरुआत मिस कर दी, इस बीमारी को बढ़ने दिया, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बढ़ जाती हैं और हम उसको सही तरीके से कई बार मैनेज नहीं कर सकते, दवाइयाँ पेशेंट को उतना अच्छे से ठीक नहीं कर सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट सीओपीडी के अंदर है जनरल अवेयरनेस, लोगों को पता हो कि सीओपीडी एक बीमारी है। दूसरे नंबर के ऊपर इम्पोर्टेंट है कि सही टाइम पे इस बीमारी को पकड़ना ताकि जल्दी इलाज हो सके। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है सीओपीडी में, जो कि ट्रीटमेंट का और बचाव का पार्ट है, कि जिन कारणों से ये सीओपीडी बन रही है उन कारणों को हम जल्दी से आइडेंटिफाई करें और खत्म करें। जिस तरह से सबसे पहला कंपोनेंट है स्मोकिंग को खत्म करना। अगर कोई स्मोकर है और उसमें लक्षण के शुरुआती लक्षण आने शुरू हो गए हैं, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भी आप
स्मोकिंग को बंद करो, स्मोकिंग को खत्म करो। दूसरे नंबर के ऊपर जो अपना चूल्हा स्मोकिंग है या ये सारी चीजें हैं, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग जो कि ये प्रदूषण करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग के लिए, उसको हम शिफ्ट कर पाएँ नेचुरल गैस पे, एलपीजी के ऊपर। और जिस तरह से आजकल गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को शुरू किया हुआ है कि अपना अब चूल्हा स्मोकिंग को छोड़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट भी अब हमारा साथ दे रही है उज्ज्वल ऐप के जरिए, और जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हो रखा है ये प्रोग्राम, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। और मेरे को लगता है कि इससे हम लोग सीओपीडी का बर्डन भी आगे कम कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम इनहेलर्स को यूज़ करते हैं। इनहेलर्स जो है सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली ट्रीटमेंट ऑप्शन है सीओपीडी के अंदर। इनहेलर्स कई प्रकार के होते हैं, जिस तरह से मीटर डोज इनहेलर है जिसमें गैस प्रेशराइज करके भरी होती है और उस गैस के अंदर दवाई रहती है। पेशेंट मुंह के जरिए उस दवाई को लेता है जो कि लंग्स तक जाती है और असर करती है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास ड्राई पाउडर इनहेलर होते हैं जो कि पाउडर्ड फॉर्म में मेडिसिन रहती है और पेशेंट उसको इनहेल करता है, लंग्स में वो दवाई जाने के बाद अच्छी तरह से असर करती है। तो सीओपीडी के अंदर जो ट्रीटमेंट है उसमें हम टैबलेट्स देते हैं, इनहेलर्स देते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट का ही कंपोनेंट है स्मोकिंग बंद करना। उसके बाद हम पेशेंट्स को वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करते हैं। जिस तरह से आजकल हमने देखा है कोविड की वैक्सीन इतने अच्छे से काम कर रही है जिसकी वजह से कोविड को हम कंट्रोल कर पाए हैं, इसी तरह से और भी लंग्स की इन्फेक्शंस हैं जिसके अंदर वैक्सीन कारगर हैं, जिस तरह से निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है। तो सीओपीडी के पेशेंट्स में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो इस तरह की वैक्सीन को टाइम पे लें ताकि चेस्ट की इन्फेक्शन से इस तरह के पेशेंट्स बचे रहें। उसके बाद कुछ खास किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट मिलके पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। फिर अगर कोई पेशेंट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया है कि उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा है, डे टू डे काम करना मुश्किल हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर हम उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि आगे किस तरह से वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं और नॉर्मल काम कर सकते हैं, जिससे कि वो किसी के ऊपर बर्डन ना बने और वो अपना काम खुद कर सकें। तो कुल मिला के मैं इसके साथ ये बताना चाहता हूँ कि सीओपीडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी है। इनफैक्ट कई सारी बीमारियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बीमारी है। इसको किस वजह से हो रहा है ये जानना ज़रूरी है, क्या क्या इसके लक्षण हैं ये जानना ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर इस बीमारी को जल्दी पकड़ सके, जल्दी इसका इलाज कर सके। तो इसके साथ बहुत अच्छा सवाल है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सीओपीडी में जो हम बोलते हैं वो है स्मोकिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग को, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो इमीडिएटली स्मोकिंग बंद करें। बाकी जनरल वेलबींग के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हम तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाएं, अपने कैलोरीज इनटेक प्रॉपर रखें। बिकॉज जो सीओपीडी है इट इज़ जस्ट नॉट अ डिजीज़ ऑफ लंग्स, इट इज़ अ सिस्टमिक डिजीज़। पूरी शरीर को जो है वो अफेक्ट करती है। मैल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो प्रॉपर डाइट लेना हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन का एडुकेट मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, और हेल्दी माइंड होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ऊपर स्मोकिंग बंद करें प्लीज़। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में क्या ये तो अपनी चॉइस है, पर्सनल सोशल चॉइस है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट येस, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो घर का बना हो, जिसमें तली चीज़ें को अवॉइड किया जाए, तेल को अवॉइड किया जाए। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम सर पोल्यूशन के लेवल की हम बात करें, सर पोल्यूशन का लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा था, गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा था, और ये जो पराली जलाते हैं तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत सबसे मिले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे। जैसे मैंने आपको बताया, पहला स्मोकिंग और उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बोथ इंडोर एज वेल एज आउटडोर। सो जो आउटडोर पोल्यूशन, खासतौर पर जो हम पराली की बात चल रही है आजकल, जो बहुत सारी पोल्यूशन है, दिल्ली में स्कूल्स बंद हो गए हैं बच्चों के लिए 1 हफ्ते के लिए, है ना, और सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा कि जिस तरह से हमारा गैस चैम्बर बनता जा रहा है राष्ट्रीय कैपिटल दिल्ली, तो वो बहुत चिंताजनक बात है। बिकॉज ये सारे के सारे नॉक्शियस प्रोडक्ट्स हैं, ये फेफड़ों के अंदर जाते हैं और
ख़ास तौर पर एक्सट्रीम ऑफ एजेस, बच्चों को, बूढ़ों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और अगर हम जीते किस लिए? क्योंकि हम सांस लेते हैं, और अगर हमारी सांस ही दूषित हो गई तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो हम सबको एज ए सोसाइटी गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, खासतौर पर हमारे नॉर्थ इंडियन जो हमारा रीजन है, थोड़ा सा पराली में को थोड़ा सा बर्न कम किया जाए, और एट द सेम टाइम हम अपना हेल्दी इन्वायरमेंट रखें। अब फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज़ है, एक घर में 4 लोग हैं और 4 गाड़ियाँ हैं। सो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमारे को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं है। एज एन इंडिविजुअल पर्सन हम सब की यही जिम्मेदारी है कि हम जागरूक बने, है ना, और जागरूक बन के हम अपने इंडिया की, अपने हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की इन्वायरमेंट को थोड़ा और बेटर करें, ताकि हम अपने फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा वातावरण दे सकें। मेरी कुलीग से जुड़ा सवाल है, जैसे